तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट ग्रेड एजुकेशन चैनल पर। देखिए, आज हम जिस वीडियो पे बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, ये मेन चीज़ रीट को लेकर है कि रीट जो मुख्य परीक्षा है, मेन एग्ज़ाम जो है यहाँ पर मेंस जो लगेगी अभी फरवरी मंथ के अंदर, तो उसमें आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। अभी आपके पास ऑलमोस्ट 30 दिन है, ये 40 दिन गलत लिख दिया, ठीक है। अभी आपके पास टोटल 30 डेज है, पूरे के पूरे 30 दिन 30 दिन जो है वो आपको क्या स्ट्रेटजी लेकर चलनी चाहिए, तो वो हम एक डिस्कशन करेंगे। देखिए, काफ़ी लोग मुझे नहीं जानते हैं अभी, काफ़ी मैं यूट्यूब पर बहुत नया हूँ और उसका रीज़न ये है कि मैंने इससे पहले अनअकैडमी पर 4 साल 4.5 साल आई थिंक मैंने पढ़ाया है, और मैं कैटेगरी में मतलब मैं आरपीएससी कैटेगरी में भी नहीं था, मैं रेलवे कैटेगरी में था और वहाँ पर मैं टॉप एजुकेटर बना रहा था। लगभग मैंने वहाँ पर 4.5 सालों का समय जो है वो बिताया है। फिर अभी मैंने वहाँ से जॉब क्विट की है और मैं किसी दूसरे संस्थान में अभी कार्यरत हूँ, बट वो संस्थान अभी के लिए प्लेटफॉर्म पर नहीं है, तो अभी हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, देखिए मेरा पर्पस जो है वो इस वीडियो के अंदर ये बताना है कि आपको एज ए स्टूडेंट क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, मेरी क्या सोच है कि किस तरीके से मैं तैयारी करूं ताकि एक सिलेक्शन की ओर जो एक मेरा प्रोसेस है वो हो पाए, मैं सिलेक्शन की ओर बढ़ पाऊं अच्छे से और मेरा सिलेक्शन भी हो जाए। तो उसका क्या हमें एक रणनीति अपनानी चाहिए, तो उसके ऊपर हम इस पूरे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। देखो, मेनली मैं यहां पर सिर्फ 3 चीजों पर चर्चा करूंगा। पहला जो चर्चा का जो विषय है वो है, अब बस रिवीजन का टाइम बचा है, रिवीजन करो। रिवीजन क्यों करो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि रिवीजन ही क्यों करना चाहिए। अभी कुछ जैसे कि मान लीजिए कई स्टूडेंट्स अभी बहुत सारी नई नई चीजें पढ़ने में लगे हुए हैं, तो वो क्यों बंद कर देनी चाहिए और कौन सी नई चीजें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और दूसरा जो टॉपिक है, ज्यादा से ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट दीजिए। उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट क्यों देना चाहिए, क्या कारण है कि मॉक टेस्ट आपको देना ही चाहिए, उसके रीजन क्या क्या हैं, और सबसे बेस्ट बुक्स जो है मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग वो मैं जल्दी ही आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। बट एक बार हम इसी चीज पर चर्चा करेंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर जो है ये लगाओ, इसका रीजन क्या है कि मैंने ये टॉपिक यहां पर ऐड किया है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं, तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे एवरीवन। अच्छा, यहां पर सबसे पहला हमारा जो ऑब्वियस है कि जो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है, आप सभी को पता होगा कि रिवीजन का टाइम है, रिवीजन करो। अब रिवीजन के रिगार्डिंग अगर मैं यहां पर बात करूं, देखिए रिवीजन का टाइम है, रिवीजन करो। रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है रिवीजन? आप चाहे किसी भी 30 मार्का से पूछ लीजिए, किसी का सिलेक्शन हो रखा है उससे पूछ लीजिए कि उसका सिलेक्शन किस बेसिस पे हुआ है, क्या उसने रिवीजन किया है, नहीं किया, कितना रिवीजन किया है। अगर किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रखा है तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उसने जी तोड़कर रिवीजन की होगी। जिस चीज में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं उनके रिवीजन की बात नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन है, किसी टॉपिक के अंदर 5 क्वेश्चन है और 5 में से आपको 1 2 और 3 तो ना हमेशा से आते थे, लेकिन आपको ना चौथा और पांचवा क्वेश्चन नहीं आता था। रिवीजन का मतलब क्या है? रिवीजन का मतलब है कि इन 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन को क्या करना, रिवाइज करना। यही रिवीजन का मेन रीजन हो सकता है, ठीक है। मतलब रिवीजन किसे कहते हैं, मैं इन 5 क्वेश्चन को रिवाइज करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इन 2 क्वेश्चंस को, जो चौथा और पांचवा क्वेश्चन है, उसको रिवाइज करने की बात कर रहा हूं। पहली बात तो इससे क्या होगा, अगर आप डेली बेसिस पर 500 क्वेश्चन को भी रिवाइज करते हैं ना,
तो आप मल्टीप्लाई 30 कर लीजिए, आपको लगभग 15,000 क्वेश्चंस का फायदा होगा। रिवीजन में अगर मान लीजिए आपको 5,000 क्वेश्चन भी याद होता है, मैं 15 नहीं, मैं इसका सिर्फ 30% मानकर चला हूं कि आपको 30% भी याद होता है, तो आप इसके अंदर अपना जो नंबर है वो ज्यादा अच्छे से गेन कर पाएंगे। इसके लिए रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्वेश्चंस की रिवीजन की बात कर रहा हूं, तो मैं आपको ये ऑलरेडी बता दे रहा हूं कि मैंने इन 3 क्वेश्चन को छोड़ा है। मैंने ये जो 500 क्वेश्चन बोले हैं ना आपको, क्योंकि अभी देखो अभी टाइम वो है जहां पर आप टोटल कितने घंटे पढ़ रहे होंगे, कम से कम भी 8 घंटे पढ़ रहे होंगे। 8 आवर्स का समय मैं मानकर चल रहा हूं कि आप लोग सभी लोग दे रहे होंगे कि 8 घंटे तो आप मिनिमम पढ़ ही रहे होंगे, है ना, ज्यादा भी नहीं माने। क्योंकि देखो अभी है ना, सबसे चैलेंजिंग बात क्या है कि आपकी जो नींद है ना वो भी पूरी करनी आवश्यक है। नींद में कंजूसी मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, नींद में कंजूसी मत कीजिएगा। 2 चीजों से खासकर दूरी बनाइए अभी। मोबाइल है ना, इससे दूरी बनाइए, जितना ज्यादा हो सकता है उतना स्क्रीन टाइम कम रखिए आप अपना। हो सके तो आप मोबाइल बंद भी कर सकते हैं, केवल शाम को 1 घंटा देख लिया बहुत है। क्योंकि और खासकर इस समय पर आप मूवीज देखना तो इग्नोर ही कर दीजिए। मूवीज, कोई टीवी शो देखते हैं, कोई समाचार देख रहे हैं अभी आप, उस चीज को बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। आपको मोबाइल चलाना है तो आपके पास 1 घंटा है, वो आप 1 घंटा यूज में लीजिए। और अगर मान लीजिए आप क्लासेस लेते हैं तो वो तो देखो वो तो नेसेसरी है, बट अगर आप इग्नोर कर सकते हैं कि यार मुझे इन चीजों को मैं इग्नोर कर सकता हूं, उतनी ज्यादा चीजों को इग्नोर करना ज्यादा बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। तो जितना स्क्रीन टाइम कम होगा उतना बेटर है, चाहे आप इस वीडियो को यहीं छोड़ के चले जाइए। हाँ, अगर आपको और जानना है तो आप बने रहिएगा। तो ये इसलिए जरूरी है, मैं सिर्फ इन 2 क्वेश्चंस को, हर एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं कि आप 500 क्वेश्चन डेली रिवाइज कर रहे हैं। जितना ज्यादा हो सके उतना फिल्टर याद करने की कोशिश कीजिए। जो आते हैं उनको रिवाइज करने की बार बार जरूरत नहीं है। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की है, तो वो चीज दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है। याद क्या करना है आपको, अगर एक चीज ध्यान रखना, कोई भी अगर कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कोई भी चीज है उसको रटना मत, क्योंकि अब वो चीज, वो टाइम गया जहां पर आप कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को रट रहे हैं, तो वो टाइम गया। अभी दूसरी चीज क्या है जिस पर मैं बात करूंगा रिवीजन के बेसिस पर ही। देखो एक कुछ बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए अब आपको पता लग गया कि एग्जाम को 1 महीना है, तो वो टॉपिक्स फाइंड आउट कर रहे हैं। वो टॉपिक्स क्या है, फाइंड कर रहे हैं जो उनको नहीं आते हैं, और वो उन्हें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं कैसे ना कैसे करके इन टॉपिक्स को कवर कर लूं। देखो 2 तरीके से मैं इस चीज को हैंडल करने के लिए आपको बोलूंगा। मैं मेनली 2 चीजों पर बात करूंगा यहां पर। पहली चीज जो है वो है कि एक तो आप सबसे जो न्यू टॉपिक है ना वो आप ना ही पढ़ें तो ज्यादा बेटर है। आपने सिलेबस उठाया, आपने प्रीवियस ईयर पेपर उठाए, आपको लग रहा है कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एक क्वेश्चन आता है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है जहां पर, हाँ आज से 3 महीने पहले अगर आप इसको पढ़ते, 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आप पढ़ते, तो मैं कुछ कहता भी नहीं, और वो वाजिब भी है क्योंकि आपके पास टाइम है। बट आपके पास अभी टाइम नहीं है। अगर आप एक एक क्वेश्चन के लिए मारामारी कर रहे हैं, आपको पता है कि मैं पिछले जो बाकी यहाँ पर मैं 50 नंबर के क्वेश्चन छोड़ के और ये क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ 1 नंबर का, तो वो बेवकूफ़ी है, सरासर बेवकूफ़ी है। दूसरा, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ ऐसा टॉपिक लगता है कि यार ये बार बार रिपीट होता है और ये मुझे आता नहीं है, तो उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। नया टॉपिक अगर आप पढ़ते भी, अगर आप कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर लेते भी हैं अपनी एग्जाम के थ्रू कि आपको ये लगता है कि यार ये टॉपिक आना था और मैंने नहीं पढ़ा, मुझसे मिस हो गया, तो आप उसको कवर कीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना कवर कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसको एमसीक्यूज बेसिस पे ही, नहीं, मैं ये बोलूंगा कि आप उसे थ्योरेटिकल बेसिस पे ही कवर करें तो ज्यादा बेटर है। चाहे 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी दिन 8 की जगह 9 घंटे पढ़ लीजिए। दूसरी बात, जब आप कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इन 8 घंटों के अलावा आप टाइम निकालिए, न्यू टाइम जो है, आप टाइम जो है ना
इन 8 घंटों के अलावा जो है वो टाइम निकालिएगा, क्योंकि ये टाइम 8 घंटे ना, ये आप फिक्स कर दीजिए कि मुझे रिवीजन करना है, रिवीजन के अलावा कुछ नहीं करना है, सबसे मेन चीज। अब हम दूसरे हमारे टॉपिक पर बात करेंगे। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, दूसरे टॉपिक को लेकर क्या बातें हैं कि आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। अच्छा, मॉक टेस्ट क्यों देना चाहिए? सबसे प्राइमरी चीज तो यही आती है कि मॉक टेस्ट क्यों देना चाहिए हमें। देखो एक चीज, मॉक टेस्ट के लिए ना हमेशा, मॉक टेस्ट के लिए ना हमेशा सीरियस होकर ही मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आप मॉक टेस्ट को लगाने बैठ रहे हैं, आप मॉक टेस्ट को उस तरीके से देखिए कि मैं भी एग्जाम हॉल में ही हूं, और फिर उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। कई लोगों को मैंने, जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने काफ़ी जगह इस बात को नोटिस किया कि बच्चों को जब मैं बोलता था मॉक टेस्ट देने के लिए, और मैं हमेशा, देखो ये तो आज की बात आ गई कि मैं आज आपको 1 महीने पहले बोल रहा हूँ कि मॉक टेस्ट दीजिए। बाकी मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज़ है, जब आप पहली बार अपना सिलेबस कवर कर लेते हैं ना, तो ऑलमोस्ट आपने सब चीज़ें पढ़ ली है। आपको पहले दिन से ही मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। जब आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, तभी से आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना चाहिए। और हमेशा मॉक टेस्ट ना सीरियस होके दीजिए कि जिस तरीके से आप एक एग्जाम हॉल में बैठे हैं, उसी तरीके से आप मॉक टेस्ट को दीजिए। जितने नंबर आप मॉक टेस्ट में यहां लाएंगे, उतने नंबर वहां पर भी आएंगे। और मॉक टेस्ट में क्या होता है, देखिए ये हमेशा कंफर्म मत रहिए कि आपको एक चीज ध्यान रखिएगा। काफी लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि यार मेरा मॉक टेस्ट में नंबर कम आया और मैं क्या हो जाएगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा। देखो काफ़ी लोग इस चीज़ को नेगेटिव लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट था, उसने मेरे कहने पर लगभग एग्ज़ाम के 30 दिन पहले मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया, और उसके नंबर काफ़ी कम बनते थे। मतलब वो 70 अनअकैडमी पर वो टॉप 70 में भी नहीं रहता था, 70 के अंदर भी नहीं रहता था। तो उसने एक बार मुझे कॉल किया और मुझे कहा कि सर मैं तो फेल हो गया, तो मैं तो एग्ज़ाम देने ही नहीं जा रहा। मेरा एक पर्पज़ है, देखिए मॉक टेस्ट आपको एक फेज दिखाता है कि यार आपकी तैयारी कैसी है। मॉक टेस्ट आपको रियलिटी नहीं बताता है कि अगर मॉक टेस्ट में नहीं हुआ तो इसका मतलब एग्जाम में नहीं होगा। मैंने उसको कहा कि यार एग्जाम तो दो, है ना, कोशिश करो कि जितने नंबर तुम्हारे कम आ रहे हैं, जिन टॉपिक्स में एनालिसिस करना ही मॉक टेस्ट को देना होता है। मॉक टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि आप तैयार हैं या नहीं, एनालिसिस सबसे मेन है मॉक टेस्ट की। जितना आप एनालिसिस करेंगे मॉक टेस्ट का कि किन टॉपिक्स में आप कम रह रहे हो, कहां पर आप टाइम लगा रहे हो, कहां पर आपको कम टाइम लगाना था, कहां पर आप गलतियां जानबूझ के कर रहे हो, वो ना करो। वो गलतियों को कम करने की प्रोसेस है मॉक टेस्ट, और कुछ नहीं है। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि देखो जो गलतियां, आप ये मानकर चलो, कई लोग ये कहते हैं कि, बहुत सारे लोग ये कहते थे, जैसे कि मैंने मान लो कोई क्वेश्चन पूछा कि भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने गलती क्यों कर दिया, तो वो बोलते थे सर जल्दबाजी में हो गया, लेकिन हम एग्जाम में ध्यान रखेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आपका मॉक टेस्ट में गलती हो गया और आप ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं एग्जाम में सही कर दूंगा, आप इम्पॉसिबल, श्योर टू इम्पॉसिबल है कि आप एग्जाम में भी, एग्जाम में कहते हैं अरे यार ये क्वेश्चन तो आता था मुझे यार, ये तो गलती क्लिक हो गया। यही होता है एग्जाम में, बिलीव मी, यही होता है एग्जाम में। इसी के लिए ही मॉक टेस्ट बनाए जाते हैं, इसी के लिए मॉक टेस्ट दिए जाते हैं कि आप अपनी गलतियों से सीखें और वो गलतियां आप एग्जाम में ना दोहराएं। उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ और वो राजस्थान में ही आज पोस्टेड है। उसने कहा कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है और मैं राजस्थान में ही पोस्टेड हूँ। तो ये एक सीख है कि भाई मॉक टेस्ट आपको रियल आईना नहीं दिखाता कि मॉक टेस्ट में नहीं हुआ तो आपको होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मॉक टेस्ट आपको बड़ा सपोर्ट करता है। जो लोग, जिन्होंने मॉक टेस्ट के अंदर टॉप किया था, उनके भी सिलेक्शन हुए हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि उनके सिलेक्शन नहीं हुए, जो मॉक टेस्ट में टॉप आ रहे थे उनके भी सिलेक्शन हुए हैं। लेकिन हाँ, मॉक टेस्ट एक बड़ी मेन कड़ी है आपकी एग्जाम के बीच में और आपकी तैयारी के बीच में। आपको वो बताती है कि आप एग्जाम देंगे तो कैसे देंगे। लेकिन हाँ, मैं ये अभी तक भी कह रहा हूं कि आपको मॉक टेस्ट सीरियस होकर ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक मॉक टेस्ट देने का रीजन है। एनालिसिस कीजिएगा पूरे टॉपिक को, पूरे पेपर को एनालिसिस कीजिएगा कि मैंने कहाँ गलती की है और ये गलती क्यों हो गई है।
मॉक टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक बार बार में रिवीजन हो रहे हैं, तो वो रीजन क्या है उनका, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो सारी चीजें आप एनालिसिस कीजिएगा। कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे मॉक टेस्ट में, जितने क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, मान लो आपको 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो उनको रिवीजन लिस्ट में डाल दीजिएगा कि रिवाइज करना है ये मुझे, और क्यों नहीं आ रहे उनका मेन रीजन ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। आपका टॉपिक पढ़ा हुआ है फिर भी आपने वो छोड़ दिया, तो कैसे छूट गया वो चीज, ये सारी चीजें एनालिसिस करने की बात है ना, तो एनालिसिस कीजिएगा। तीसरी बात है कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। देखो प्रीवियस ईयर पेपर लगाने के लिए, देखो मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर में दोनों में दो डिफरेंसेस है। एक तो मॉक टेस्ट एक तो प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित होता है, लेकिन न्यू क्वेश्चंस के साथ होता है। मतलब आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि वहां पर न्यू क्वेश्चंस जो है वो वहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। बट एक प्रॉब्लम है मॉक टेस्ट के अंदर कि मॉक टेस्ट को बनाने वाले जो टीचर हैं वो बहुत सामान्य, मतलब आप ये कह सकते हैं कि छोटे से रूम में किसी को भी देकर पेपर बना दिया जाता है। किसी अच्छी जैसे कि उत्कर्ष लेंगे तो एक लेवल बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो भी इतना अच्छे से लेवल को नहीं मैच कर पाते हैं। वो मॉक टेस्ट या तो एकदम ईजी बना देंगे एकदम टफ बना देंगे, तो वो एक लेवल मैच नहीं हो पाता। लेकिन हाँ बहुत सहायता मिलती है मॉक टेस्ट से। लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर आप देखिएगा, आप एनालिसिस कीजिएगा। पिछली बार कट ऑफ 65 गई, 65 गई, इस बार 68 गई, अगली बार 70 चली जाएगी, घूम ये इसी दायरे में रही है। और हमेशा हमेशा जब आप पिछले प्रीवियस ईयर को उसके पिछले वाले प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। आपको पता लगेगा कि रियल पेपर क्या होता है, रियल एग्जामिनर की क्या सोच होती है। मॉक टेस्ट वो चीज अप्लाई नहीं कर पाता अपने आप में, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो चीज आपको एक अप्लाई करके दिखाता है कि यार ये इस तरीके से पूछा जाता है, पेपर इस तरीके से आ जाता है। जब आप मॉक टेस्ट देंगे ना, एक बड़ा डिफरेंस मैं आपको बताता हूं साइंस के अंदर। जब आप मॉक टेस्ट देंगे ना तो आपको साइंस के अंदर क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड मिलेंगे, लेकिन जब आप पेपर देखते हैं, मैंने पिछली बार का पेपर देखा रीट का, मुझे हंसी आ गई कि यार इतना इजी पेपर। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसके अंदर भी बहुत गलतियां कर दी थी, इतनी गलतियां कर दी थी बहुत सारे लोगों ने कि एक हंसी आती है ना जिसे कि यार ये तो बहुत, मतलब 8वीं क्लास के बच्चे का पेपर है, इसके ऊपर कोई कैसे गलती कर सकता है। तो वो वाली बात है कि आपकी तैयारी कितनी है। आप पिछले और आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, आपको बहुत ज्यादा सिमिलरिटी मिलेंगी चीजों में। ऐसा नहीं है कि चीजें चेंज हो जाएंगी, नहीं, करीब करीब वैसे ही एक लेवल को मेंटेन करके दिया हुआ। कंपटीशन बढ़ा है, एजुकेशन भी, चीजें सीखने को भी बढ़ी हैं, बट अभी वो चीज जनरेट नहीं कर पाए हैं लोग कि पेपर को मैच कर पाए। कई लोग बहुत डीप में पढ़ा देते हैं और कई लोग बहुत ऊपर ऊपर का पढ़ा देते हैं, नहीं समझ में आता। प्रॉब्लम यह है कि एक भी पेपर टफ आ जाए, बच्चे टीचर पर ब्लेम करने लगते हैं कि आपने बहुत कम पढ़ाया था। टीचर अपने अपने 100% देते हैं, मैं किसी टीचर की आलोचना नहीं कर रहा हूं, टीचर सब अपने अपना बेटर 100% देने की कोशिश करते हैं। बट होगा क्या, होगा यही ना कि नुकसान आपका होगा। आप उस नुकसान से बच सकते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखें, एनालिसिस करें, और आपको यह समझ में आएगा कि मुझे कितना पढ़ना है, अभी मुझे क्या पढ़ना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अभी आपको क्या पढ़ना है, यही आपको डिसाइड करना है, और कुछ डिसाइड नहीं करना। भी कोशिश कीजिएगा कि जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप दे पाए, जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर आप लगा पाए उतने ज्यादा लगाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि डेली के 2 मॉक टेस्ट हों जो कि एकदम शांत जगह पर बैठ के दिए जाएं। एक प्रीवियस ईयर पेपर दीजिएगा और तीनों को ही ऐसे दीजिएगा जैसे आप पहली बार एग्जाम में बैठे हैं, आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आप एग्जाम दे रहे हैं। आपको आपका रियल एक होता ना एक्सपीरियंस, वो मिलेगा कि यार मेरी कितनी तैयारी है, और उसी हिसाब से आप आने वाले 30 दिनों का टाइम टेबल बना पाएंगे। लेकिन हां, जिन चीजों पर मैंने बात की है उन चीजों को
समझिएगा, ये नहीं कि जो मैंने कह दिया वो अंतिम है, नहीं, ऐसा नहीं है ना। बट जिन चीजों पर मैंने बात करने की कोशिश की है, उन चीजों का अगर आप समझेंगे, आपको बहुत सारे टीचर यही एक सलाह देंगे कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। लेकिन आपके लिए क्या फायदेमंद है, जिन टॉपिक्स पर मैंने बात की है, क्या वो आपको लगता है, मतलब एक खुद की भी तो समझ होती है, आपको लगता है कि यार ये चीज मेरे लिए सही है या गलत है, वो तो आपको डिसाइड ही करना है ना। तो हम उस चीज पर देखेंगे। और दोस्तों, एक काफी, मतलब मैं ये कहूंगा कि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। एक ऐसी चीज की शुरुआत होगी जो राजस्थान के इतिहास में पहली बार होगी। कोशिश मेरी यही है कि राजस्थान का भूगोल आपको इस तरीके से दिया जाए, इस तरीके से पढ़ाया जाए जो आपने पहली बार पढ़ा होगा। फुल टू एनिमेशन, पूरा एनिमेशन आपको दिखाया जाएगा, पूरी तरीके से आपको संतुष्ट किया जाएगा। इसी पर जो काम है वो जारी है मेरा। तो जल्दी ही मिलते हैं। और हमारे अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।